नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइन। सुर्खियों में घोस्ट पार्टिकल, चीन बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। मकसद है ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। दिल्ली में होगा प्रदूषण से लड़ने के लिए डस्ट सप्रेसेंट्स का इस्तेमाल। डस्ट सप्रेसेंट्स होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट, होते हैं सादे पानी से कई गुना ज्यादा प्रभावी। और मनाया गया संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस। 1945 में हुआ था गठन। संयुक्त राष्ट्र ने किए कई सराहनीय काम। आइए खबरों की शुरुआत करें। चीन ऐसा देश है जो छोटे मोटे काम नहीं करता। इस बार फिर से ये एक बड़ा काम करने जा रहा है। हाल ही में खबर आई है कि चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है ट्राइडेंट। इसका काम घोस्ट पार्टिकल्स का पता लगाना होगा, जिन्हें न्यूट्रिनो भी कहा जाता है। यह टेलीस्कोप अपनी तरह की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। चलिए समझते हैं पूरी खबर को। यह खबर तब ज्यादा समझ में आएगी जब हम परमाणु को समझ लें। चलिए परमाणुओं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि परमाणुओं से हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो वो परमाणुओं से बनी होती है। जैसे आप, मैं, आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपकी किताबें, आपकी टेबल, ये सब परमाणुओं से बनी होती है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों में ये सोच थी कि परमाणु ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण हैं, मतलब परमाणुओं को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में ये पता लगा कि परमाणु भी खुद छोटे उप परमाणविक कणों से बने होते हैं। ये उप परमाणविक कण मूलभूत या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये कण किसी छोटे टुकड़ों से नहीं बने होते। इनसे ही सब बने हैं, ये किसी से नहीं बने हैं। ये उप परमाणविक कण होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में सकारात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नकारात्मक, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होता। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर न्यूट्रिनो कहां से आया। तो आपको बता दें कि न्यूट्रिनो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तरह उनमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनो की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, चलिए इन पर भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिनो बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं। ये द्रव्यमान वाले सभी उप परमाणविक कणों में से सबसे हल्के होते हैं। ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। खरबों न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारे बीच से गुजरते रहते हैं। आप इस समय जब ये बुलेटिन देख रहे हैं तब भी आपके बीच में से खरबों न्यूट्रिनो गुजर रहे हैं, वो भी आपको नुकसान पहुंचाए बिना। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के लगभग बराबर होती है। देखिए, न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको फ्लेवर कहा जाता है। ये फ्लेवर या प्रकार हैं: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि न्यूट्रिनो हमेशा किसी फ्लेवर में नहीं रहते हैं। ये तीनों फ्लेवर में दोलन करते रहते हैं। एक कहावत है, थाली का बैंगन होना, ये न्यूट्रिनो में एकदम सटीक बैठती है। न्यूट्रिनो के कमजोर चार्ज और लगभग न के बराबर द्रव्यमान के कारण इनको ट्रैक करना लगभग असंभव है। इन्हें केवल तभी देखा जा सकता है जब ये अन्य कणों के साथ इंटरैक्शन करते हैं। इनका अस्तित्व है लेकिन ये दिखते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि वैज्ञानिक घोस्ट पार्टिकल का पता कैसे लगाते हैं। घोस्ट पार्टिकल कभी कभार अन्य कणों के साथ संपर्क करते हैं, कभी कभी वे पानी या बर्फ के अणुओं के साथ संपर्क करते हैं, और ये संपर्क सेकंड के 1000वें भाग के बराबर रहता है। बस यही वो गोल्डन चांस होता है जब वैज्ञानिक इन कणों को देख पाते हैं। यही वजह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर टेलीस्कोप पानी के अंदर बना रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप मेडिसन आइस क्यूब टेलीस्कोप है। ये अंटार्कटिक की गहराई में स्थित है। इस टेलीस्कोप के सेंसर लगभग 1 घन किलोमीटर तक फैले हैं। चीन का कहना है कि उसका नया टेलीस्कोप दक्षिण चीन सागर में 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक फैला होगा। ठीक है, आपने न्यूट्रिनो की कहानी सुन ली। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिनो की स्टडी में ऐसा क्या खास है, मैं क्यों ध्यान दूं। यहाँ बात यह है कि वैज्ञानिक वास्तव में नहीं जानते कि बड़े पैमाने पर प्रचुर मात्रा में मौजूद न्यूट्रिनो इस तरह से काम क्यों करते हैं। ये फिजिक्स के बने बनाए नियमों को तोड़ते हैं, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये कण आते कहां से हैं। कुछ वैज्ञानिक इन न्यूट्रिनो को बिग बैंग विस्फोट से भी जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रिनो की अच्छी समझ से ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी, जैसे रहस्यमय ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में मदद मिलेगी।
इस बात के प्रमाण हैं कि न्यूट्रिनो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए आवश्यक हैं और ट्राइडेंट का निर्माण हमें उस ज्ञान के एक कदम और करीब लाने के लिए तैयार कर रहा है। कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को भी ऐसे किसी टेलीस्कोप का निर्माण करना चाहिए या फिर नहीं। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेके आई है। बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे से हो चुकी है। बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी की वैधता 18 महीने, गोल्ड की 30 महीने और प्लैटिनम की 42 महीने तक रहेगी। हाल ही में आपने दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में कई खबरें सुनी होंगी। खबर आई है कि दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए डस्ट सप्रेसेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि धूल को लंबे समय तक रोके रखने के लिए डस्ट सप्रेसेंट्स पाउडर को पानी के साथ मिलाकर सड़कों पर छिड़का जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इसका उपयोग दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में किया जा रहा है। 2019 में भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने दिल्ली NCR में खुदाई की कई जगहों पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर और कचरे के ढेर आदि में धूल दबाने वाले मटेरियल का उपयोग करने की बात की थी। पानी में डस्ट सप्रेसेंट्स तत्वों का उपयोग सादे पानी के छिड़काव की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि ये तत्व पदार्थ उत्सर्जन को कम करने में अधिक दक्ष होते हैं। डस्ट सप्रेसेंट्स दरअसल कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जो नमी को अवशोषित कर सकते हैं। डस्ट सप्रेसेंट्स का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट फ्लेक्स। बायो एडिटिव्स के साथ डस्ट सप्रेसेंट्स पदार्थ सादे पानी की तुलना में 5 से 6 घंटे तक धूल को कम करने में मदद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धूल के कणों में PM2.5 और PM10 मुख्य रूप से पाए जाते हैं। PM को पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। यह वायुमंडल में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण है। हवा में मौजूद कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप नंगी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके ही देखा जा सकता है। PM2.5 का मतलब हुआ कि ये ऐसे वायुमंडलीय कण हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये लगभग ह्यूमन हेयर के व्यास के लगभग 3% होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर मानव और प्रकृति दोनों स्रोतों के कारण पैदा हो सकते हैं। ये स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक स्रोत में ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, धूल और खाना पकाने का धुआं इत्यादि शामिल है। प्रदूषण का द्वितीयक स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कण हवा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। इनके अलावा जंगल की आग, लकड़ी जलाने वाले स्टोव, कृषि अवशेष जलाना, उद्योग का धुआं, विभिन्न निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल इत्यादि भी वायु प्रदूषण का कारण बनती है। आकार में छोटा होने के कारण PM2.5 और PM10 दोनों कण गैस की तरह काम करते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ये कण फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे खांसी और अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप समय से पहले मृत्यु भी हो सकती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने अपने गठन के बाद से ही कई सराहनीय काम किए और कई बार इसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। चलिए इसकी स्थापना की कहानी जानते हैं और फिर आप ये तय करिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सफल रहा या फिर असफल। आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था और इससे न कभी सुनी गई न कभी देखी गई तबाही हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई, जिसकी शर्तों के तहत जून 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस का मकसद भी दुनिया को किसी बड़े महायुद्ध से दूर रखना था। हालांकि जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो लीग ऑफ नेशंस बंद हो गया, अप्रासंगिक भी हो गया और जिनेवा में इसके मुख्यालय में पूरे युद्ध के दौरान ताला लटका रहा। नतीजा हुआ, अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास प्लेसेंटा की खाड़ी में एक जहाज पर एक गुप्त बैठक की। दोनों देशों के प्रमुखों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए एक और संगठन बनाने की संभावना और युद्ध से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने मिलकर एक बयान जारी किया जिसे अटलांटिक चार्टर कहा गया। ये कोई संधि नहीं थी, बल्कि केवल एक सहमति थी जिसने संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। फिर
संयुक्त राज्य अमेरिका दिसंबर 1941 में युद्ध में शामिल हो गया। पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। यह शब्द उन मित्र देशों की पहचान करने के लिए गढ़ा गया था जो धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ थे। फिर अगले कुछ वर्षों में युद्ध के बाद के चार्टर पर निर्णय लेने के लिए 4 मित्र देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच कई बैठकें हुई। फिर अंततः 51 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। इसमें 5 स्थायी सदस्य थे जो कि फ्रांस, चीन गणराज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका थे और 46 अन्य हस्ताक्षरकर्ता शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी 1946 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच दोस्ताना संबंध विकसित करना, ये सब संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य थे। वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। इस प्रकार ये बोला जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का जन्म युद्ध को खत्म करने के इरादे से बनाए गए एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की राख से हुआ था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पिछले 75 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दावा करता है। इसने स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण जैसे वैश्विक मुद्दों को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया। इसके गठन के तुरंत बाद इसने 1946 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 1948 में इसने चेचक, मलेरिया, HIV जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO कहते हैं, बनाया। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों की देखभाल के लिए शरणार्थी उच्चायुक्त बनाया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी बनाया गया। 2002 में युद्ध अपराध, नरसंहार और अन्य अत्याचार करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र आपराधिक अदालत की स्थापना हुई। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र रवांडा नरसंहार को रोकने में नाकामयाब रहा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन दक्षिण सूडान में 2013 में छिड़े गृह युद्ध को खत्म करने में असफल रहा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास युद्ध, संयुक्त राष्ट्र ऐसी सिचुएशन को संभालने में नाकामयाब रहा है। और गहराई से बात करें तो इससे जुड़े अन्य संगठनों जैसे विश्व बैंक और IMF की नव उदारवादी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आलोचना की गई है, जो मुक्त बाजारों की वकालत करते हैं और सरकारों की भूमिका कम करना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए, क्या वास्तव में संयुक्त राष्ट्र एक सफल संगठन है? आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में स्टेट ऑफ द एनर्जी यूनियन रिपोर्ट 2023 जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि यूरोपीय संघ ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2022 की तुलना में 3% की कमी की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूरोपीय संघ ने 2030 तक 55% शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के विपरीत वैज्ञानिकों ने मानव शुक्राणुओं की गति में एक अपवाद की खोज की है, जिसमें यह पाया गया कि शुक्राणु एक विशेष गुण के कारण अपने परिवेश से प्रतिक्रिया किए बिना तैर सकते हैं। यह गुण शुक्राणुओं और कुछ शैवालों के द्वारा न्यूटन के तीसरे नियम को चुनौती देता है और साथ ही एक तकनीकी क्रांति का रास्ता भी तैयार करता है, जिसे आधार बनाकर ऐसे रोबोट बनाए जा सकते हैं जो कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके अधिक कुशलता से आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में भारत 49 पदक जीत चुका है, जिसमें 11 स्वर्ण, 15 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 73.29 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि 17 खेलों में 303 एथलीट्स के साथ भारत का लक्ष्य 2018 के 72 पदकों के अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय आदि महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की जनजातीय विरासत को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाना है। साधना एस नायर ने हाल ही में भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल की है, जिससे वो इस पद पर पहुंचने वाली मेडिकल विंग की दूसरी महिला अधिकारी बन गई।
आपको बता दें कि उनका शानदार करियर दिसंबर 1985 में शुरू हुआ। यह पदोन्नति न केवल उनके समर्पण को उजागर करता है, बल्कि एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलते हुए भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर भी जोर देता है, जो मेडिकल शाखा में यह रैंक हासिल करने वाली पहली महिला रही है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, डस्ट सप्रेसेंट्स किसके सॉल्ट होते हैं? कैल्शियम या मैग्नीशियम के, सोडियम के, आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिनो का प्रकार नहीं है? न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो या फिर ताउ न्यूट्रिनो? पिछले बुलेटिन के प्रश्न देख लेते हैं और देखें उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, विली विलिस कहाँ उत्पन्न होते हैं? चीन, जापान, पश्चिम अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी यानी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं है? SO2, CO, O3 या फिर CO2? सही जवाब है ऑप्शन डी CO2। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना अपलोड होती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।